प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस क्लास के अंतर्गत बलबन के राजत्व सिद्धांत की जानकारी है वो साझा करेंगे। पूर्ववर्ती क्लास में मैंने बताया था कि किस प्रकार जब शासक बना था, 1266 में जब बलबन शासक बनता है, उस समय ताज की क्या प्रतिष्ठा थी। उस समय सुल्तान का जो भय था वो अमीरों के मध्य में नहीं रहा। जनता में शासक की जो गरिमा है वो गायब होती जा रही थी। तो इस प्रकार की स्थितियां हैं वो बलबन जब शासक बनता है उस समय है वो थी। बलबन शासक बना तो बलबन ने इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उनको समाप्त करने का निश्चय किया और ताज की गरिमा को बढ़ाने का निश्चय किया। राजत्व सिद्धांत होता क्या है? एक शासक का जो रुतबा होता है, एक शासक का अमीरों के मध्य में क्या संबंध होता है, एक शासक की प्रजा किस प्रकार गरिमा रखती है, इस प्रकार की जो बातें हैं, शासन से ये जो संबंधित बातें हैं, उन्हें ही राजत्व सिद्धांत कहा जाता है। सल्तनत काल के अंतर्गत बलबन का जो राजत्व सिद्धांत है, यदि हम उसके स्वरूप के संदर्भ में चर्चा करें तो कह सकते हैं कि बलबन का जो राजत्व सिद्धांत है वह निरंकुश राजत्व सिद्धांत था। उस राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत शासक एवं अमीरों के मध्य में जो संबंध होता था वह संबंध स्वामी और सेवक का होता था। यद्यपि इस्लाम में मनुष्यों के मध्य में मानव के मध्य में कोई भेदभाव है वो नहीं होता है, ऊंच नीच नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि बलबन ने निरंकुश राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत स्वामी और सेवक का जो नियम है वो यहाँ पर अपने लागू है वो कर दिया। बलबन ने यह कार्य क्यों किया? इसके पीछे कारण थे। इसके पीछे वही कारण मैंने पूर्ववर्ती समय में बताया है कि बलबन है वो ताज की गरिमा को बढ़ाना चाहता था। बलबन चालीसा अमीरों के दल का सदस्य रह चुका था। वह देख चुका था कि किस प्रकार ये चालीसा के सदस्य हैं, ये किस प्रकार षड्यंत्र करते हैं, शासक की प्रतिष्ठा को किस प्रकार ये धूमिल करते हैं और किस प्रकार विद्रोहों को ये जन्म देते हैं। तो बलबन इनमें भाग ले चुका था और जब वह इन कार्यों में भाग ले चुका था तो उसे स्पष्ट ज्ञान था कि किस प्रकार कि ये अमीर हैं, ये विद्रोहों का केंद्र बने हुए हैं। तो इसलिए उसने इन विद्रोही अमीरों को, चालीसा सरदारों के दल को समाप्त करने का निश्चय किया। तो ये मोटी मोटी बातें हैं। अब हम स्पष्ट तौर पे कदम दर कदम चलेंगे राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत। बलबन ने अपना जो राजत्व सिद्धांत था उसको वैधता देने के लिए, क्योंकि बलबन है गुलाम रह चुका था और उसका जो वंश है वो कोई ज़्यादा प्रसिद्ध वंश नहीं था, तो इसलिए बलबन ने सबसे पहला कार्य यह किया कि उसने स्वयं को फिरदौसी का एक ग्रंथ है शाहनामा, उसमें एक पौराणिक योद्धा का उल्लेख है, अफ्रेसियाब, उसका वंशज है, वो स्वयं को घोषित किया। और वो जो अफ्रेसियाब का जो था वह एक उच्च वंश का था। तो इस प्रकार से बलबन ने स्वयं को एक उच्च वंश का है वो घोषित करके अपना जो राजत्व की गरिमा है, खुद की जो गरिमा है वो ऊपर उठाने का प्रयास है वो किया था, ताकि लोग हैं वो बलबन को यह सोचें कि बलबन एक उच्च वंश का था। तो पहला कार्य उसने यह कर दिया कि उसने स्वयं को एक उच्च वंश का घोषित किया। दूसरा कार्य यह किया, राजत्व की निरंकुशता को बढ़ाने के लिए उसने स्वयं को देवी जो
कृपा का पात्र घोषित कर दिया। वह ये कहता था कि राजत निरंकुशता का मूर्तिमान रूप है। राजा का हृदय ईश्वरीय कृपा का भंडार होता है और इस बात में कोई भी दूसरा व्यक्ति उसकी समानता नहीं कर सकता। यह जो कथन है यह महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि बलबन ने यह जता दिया कि उसका जो पद है वह ईश्वरीय देन है। उसमें और अन्य मनुष्यों के मध्य में समानता नहीं हो सकती। ईश्वर की इच्छा थी उसको शासक बनाना, तो इसलिए वह शासक बना है। ईश्वर की कृपा से ही वह इस पद पर पहुंचा है और कोई अन्य दूसरा व्यक्ति उसकी समानता है वो नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से देवी, एक तरह से हिंदू धर्म में देवी राजत्व की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसी को बलबन ने यहाँ पर अपने ऊपर भी थोप दिया और इस प्रकार उसने अपनी वैधता है वो और पुष्ट करने का प्रयास है वो कर लिया। अब यदि कोई व्यक्ति उसका विरोध करता है तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति है वह ईश्वरीय कृपा का विरोध कर रहा है। ईश्वर के जो दैवीय कृपा होती है, ईश्वर की जो इच्छा होती है उसी का वह विरोध कर रहा है। तो यदि वह ये कार्य करता है तो उसे दंड है वो मिलेगा। तो इस प्रकार से यह भी कार्य है बलबन ने अपने राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत लागू करके अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करने का प्रयास है वो करने का प्रयास किया। अगला उसने कदम यह उठाया कि उसने अपने जो राज दरबार है उसके नियम कायदे बना दिए और वो जो नियम कायदे थे उनका बलबन है वो कठोरता से पालन करता है। राज दरबार में हंसी मजाक पर रोक लगा दी जाती है। मद्यपान की प्रथाएं हैं वो राज दरबार में उनके ऊपर रोक लगा दी जाती है और इस प्रकार से बलबन है दरबारी जो रस्म हैं उन दरबारी रस्मों को दरबार से बांध देता है और खुद भी उनमें बन जाता है। एक उदाहरण है इसमें कि बलबन का पुत्र है सुल्तान महमूद, जब वो मंगोलों के आक्रमण के विरुद्ध मारा गया था तो उसकी सूचना है बलबन को मिलती है और उस समय बलबन दरबार लगा रहा था। उस दरबार के दौरान उसे अपने पुत्र की मृत्यु की सूचना मिलती है। मृत्यु की सूचना पाकर बलबन है वह उस समय गंभीर मुद्रा में ही रहता है, कोई शोक प्रकट नहीं करता। तो दरबारियों ने सोचा कि शासक है, शासक के ऊपर इस प्रकार के जो सुख दुख हैं इनका कोई प्रभाव नहीं है, शासक खुद इन नियमों का पालन करता है। बाद में यद्यपि वह महल में गया था तब जरूर रोया था, लेकिन दरबारी जो नियम कायदे हैं उनका वह पूरी तरह पालन करता था। वह अपने साथ में ऐसे अंगरक्षक नियुक्त करता था जो पूर्ण रूप से भयंकर दिखने वाले होते थे, हबशी होते थे और नंगी तलवार लिए ये खड़े रहते थे। इनको देखकर लोगों की आंखें हैं वो चौंधिया जाती थी। सुल्तान का जो भय है वो अमीरों व आम जनता के मध्य में कायम हो गया था। एक कदम बलबन ने यह भी उठाया, अपनी आज्ञाकारिता को मनवाने के लिए उसने ईरानी दो प्रथाएं लागू की, सिजदा और पोपोस। सिजदा क्या होता है? यह घुटनों के बल पर बैठकर सिर नवाना होता है। पायबोस क्या होता है? यह चरण स्पर्श की प्रथा होती है। तो इस प्रकार कोई भी व्यक्ति जब दरबार में आता था तो वह सिजदा और पायबोस है की प्रथा है उसका पालन अवश्य करता था। इसी प्रकार बलबन ने नौरोज़ का त्यौहार है वो भी मनाना प्रारंभ कर दिया था। तो ये जो दिखावटी मान मर्यादा है इनके माध्यम से बलबन ने अपने राजत्व की प्रतिष्ठा को पुनः बढ़ाने का प्रयास है वो कर दिया। बलबन यह जानता था कि ये चालीसा के दल के जो लोग हैं वे विद्रोह का केंद्र बने रहते हैं। बलबन
स्वयं अपनी आँखों से इनके विद्रोहों को देख चुका था, तो इसलिए बलबन ने रक्त और लौह की नीति के आधार पे चालीसा गुलामों के दल का नाश करने का निश्चय किया, नष्ट करने का निश्चय किया। और इस नीति के तहत बलबन ने जहर और तलवार से काम लिया। किन्हीं व्यक्तियों को जहर दिया तो किन्हीं व्यक्तियों को तलवार के बल पर हटा दिया गया। जैसे उसका जो चचेरा भाई था शेर खां, वह शक्तिशाली था, उसे जहर दे करके मरवा दिया जाता है। इसी प्रकार जो अन्य अमीर शक्तिशाली थे और विद्रोह का केंद्र बन सकते थे, बलबन ने उनका अंत है वो कर दिया। तो इस प्रकार चालीसा अमीरों के दल के विनाश से बलबन की जो स्थिति है वो एक शक्तिशाली बन जाती है। यद्यपि चालीसा अमीरों के दल का विनाश आगे चलकर सल्तनत के लिए या तथाकथित गुलाम वंश के लिए घातक साबित भी होता है, क्योंकि ये योग्य अमीर, इनमें कई योग्य अमीर भी थे जिनका अंत हो जाता है। तो उसके कारण जब खलजी अमीरों के मध्य में इनका संघर्ष होता है तथाकथित गुलाम वंश का, तो खलजी अमीर हैं फिर उस प्रतिस्पर्धा में आगे निकल जाते हैं और तथाकथित गुलाम वंश का अंत हो जाता है और भारत में खिलजी वंश की स्थापना है वो हो जाती है। इसी प्रकार बलबन ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए दीवान-ए-अर्ज नामक सैन्य विभाग का भी गठन किया और इस विभाग के ऊपर उसने इमाद उल मुल्क नामक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया, ताकि इससे जो सैनिक शक्ति है वो सुदृढ़ है वो रह सके। गुप्तचर व्यवस्था, किसी भी शासक को यदि अपना शासन अच्छी प्रकार से करना है तो सूचनाएं आदान प्रदान होनी चाहिए। जनता के मध्य में क्या चल रहा है, अमीरों के मध्य में क्या चल रहा है, ये सूचनाएं हैं, ये इस शासक को समय समय पर तुरंत मिलनी चाहिए। तभी एक शासक है वो अपना शासन है उसके ऊपर अपनी पकड़ है वो मजबूत कर सकता है। बलबन ने इस क्षेत्र में ध्यान दिया और उसने गुप्तचर, जिन्हें बरीद कहा जाता था, इन गुप्तचरों को नियुक्त कर दिया। ये गुप्तचर हैं, प्रत्येक क्षण की घटनाएं हैं उनकी सूचना तुरंत देते रहते थे और यदि कोई गुप्तचर अपने कर्तव्य पालन का उचित रूप से पालन नहीं करता था तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। जैसे बदायूं के बरीद को इसलिए सूली पर लटकवा दिया था क्योंकि उसने वहाँ के गवर्नर, वहाँ का जो गवर्नर था मलिक बकबक, उसकी जो सूचना थी, उस मलिक बकबक ने अपने नौकर को पीट पीट कर मार दिया था। उस बरीद ने यह समाचार सुल्तान को नहीं दिया। तो इसकी सूचना जब बलबन को मिलती है तो बलबन ने उस गुप्तचर को कठोर से कठोर सज़ा है वो दी थी। तो इससे गुप्तचर का जो कार्य है, अन्य गुप्तचर ये महसूस करने लगे थे यदि वो समय पर सूचना नहीं देंगे तो उन्हें भी कठोर सज़ा है वो दी जाएगी। तो ये जो कार्य हैं, इनसे बलबन की जो स्थिति है, बलबन ने जो निश्चय किया था राजत्व की गरिमा को बढ़ाने के लिए, ताज की गरिमा को बढ़ाने के लिए, तो उसका जो ये कार्य था उसमें वह सफल सिद्ध होता है। ताज की गरिमा है वो पुनः बढ़ा लेता है और सुल्तान का जो भय है अमीरों के मध्य में कायम हो जाता है। चालीसा अमीर जो विद्रोह का केंद्र बने हुए थे उनका अंत कर दिया जाता है और दरबारी नियम कायदों के माध्यम से उसने अनुशासन है वो कायम कर दिया था। लेकिन इस पक्ष का दूसरा भी परिणाम निकलता है। बलबन ने जो निरंकुश राजत्व सिद्धांत लागू किया था उसके कारण मैंने बताया है कि उसने अपने योग्य जो अमीर थे उनका भी अंत कर दिया था। अपने जो प्रतिद्वंदी अमीर उसे दिखाई देने लग गए थे उनका भी उसने अंत कर दिया था। तो इसके कारण तथाकथित गुलाम वंश है वो कमज़ोर पड़ने लग जाता है और जब बलबन का निधन हो जाता है 1287 में, तो उसके बाद में जब खिलजियों के साथ में जब उनका संघर्ष होता है तो इस समय कोई भी अमीर है इतना शक्तिशाली नहीं था कि वो खिलजियों का सामना कर सके और फिर खिलजी हैं वो आसानी से सत्ता के संघर्ष में आगे निकल जाते हैं और खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है और तथाकथित गुलाम वंश का अंत है वो हो जाता है।
यदि हम सल्तनत काल में राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत किसी भी शासक की यदि तुलना करें तो हम दो शासकों की कर सकते हैं। एक बलबन है, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी है। दोनों का जो राजत्व सिद्धांत है उनमें हमें काफ़ी साम्यता दिखाई देती है। दोनों के राजत्व सिद्धांत का मूल आधार है निरंकुशता, अर्थात शासक और स्वामी के मध्य में जो संबंध है यहाँ पर वो स्वामी और सेवक के हैं। शासक स्वामी है और जो अमीर या जनता है वो यहाँ पर सेवक दिखाई देती है। दोनों के संबंधों में शासक है वो निरंकुश तरीके से शासन करना चाहता है, यद्यपि कुछ मौलिक दोनों में अंतर भी दिखाई देते हैं। आगे चलकर जब हम अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत पढ़ेंगे तो इन मौलिक अंतरों के संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।